सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस वर्ष 2023 में झारखंड पॉलिटेक्निक की परीक्षा दी है और उनका परिणाम आ चुका है। लगातार बच्चों का मुझे ईमेल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप आ रहा है कि भैया जिस प्रकार से आप बाकी टॉपिक्स पे वीडियो दे रहे हैं हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए, उसी प्रकार से आप लोग हमें भी अपडेट करें। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले काउंसलिंग के आइडियाज़ के बारे में। सब चीज़ समझाने वाला हूँ, कितना सारा सीट्स होता है, कहाँ कहाँ कॉलेज बना है, कितनी कितनी ब्रांचेस होती है, कौन कौन सा ब्रांच होता है और साथ में कितना रैंक लाने वाले को बच्चों को आराम से फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन्स मिल जाता है। बस करना क्या है कि आपको पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चैनल पर आप पहले बस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो केवल आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे और चले जाएंगे अपने व्यूवर्स लेकर। बट हम लगातार 2017 से ही काम कर रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 5-6 साल इस फील्ड में हैं। समझाने वाला हर एक बात को समझते हैं। काउंसलिंग कितने राउंड में होता है, राउंड में काउंसलिंग क्यों होता है। देखिए काउंसलिंग के काफ़ी सारी राउंड होती है। फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फोर्थ राउंड होता है, कभी कभी 3 राउंड 2 राउंड में भी रुक जाता है। होता क्या है कि समझ के चलिए कि 4000 सीट्स है पूरे झारखंड में। अब बच्चे एग्ज़ाम इस बार कितना दिए, इस बार बच्चे एग्ज़ाम दिए 32,802। तो 802 जो 32,000 बच्चे एग्ज़ाम दिए, सबको तो सीट मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है। कॉलेज में अगर किसी ब्रांच में मैकेनिकल में 60 सीट है तो उसमें 60 ही एडमिशन्स होगा, 61 या 62 नहीं हो सकता है। तो इतना बच्चे का एडमिशन्स होगा तो लगभग 28,000 बच्चों का एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा इस कंडीशन में, इतना सीट्स में होगा। तो इन लोगों को क्या होगा, तो ये लोग या तो फिर प्राइवेट में नाम लिखवाएंगे या फिर कहीं और नाम लिखवाएंगे या फिर पढ़ाई छोड़ के अगले साल की तैयारी करेंगे, ये होता है। अब जितने बच्चों को इसमें एडमिशन्स मिला, हो सके उनको वो मनचाहा कॉलेज ना लग रहा हो, मनचाहा ब्रांच ना लग रहा हो, उस कंडीशन में वो बच्चे क्या करेंगे, अलॉटमेंट तो हो गया बट वो एडमिशन्स के लिए कॉलेज नहीं जाएंगे। तो भाई सरकारी पेपर दफ्तर में तो लिखा हुआ कि 4000 बच्चों का सीट फुल हो गया, बट रियलिटी में 2000 बच्चे ने किया, अपने एडमिशन्स लिया, 2000 सीट खाली रह गया। तो फिर वो 2000 की सीट में फिर से एक बार काउंसलिंग होगा, जिसको सेकेंड राउंड कहा जाएगा, जिसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चाहे वो जिनको नहीं मिला वो भी बच्चे कर सकते हैं, और जिनको मिल चुका, जो एडमिशन्स ले चुके हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब सेकेंड राउंड हो या फिर थर्ड राउंड हो, उसमें जितने भी बच्चे परीक्षा दिए होते हैं उस सभी को मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि जिनको नहीं मिला उसी को मौका मिलेगा, नहीं। उसमें एडमिशन्स लेने वाले बच्चे भी कर सकते हैं, जो एडमिशन्स को छोड़ दिए थे वो भी बैठ सकते हैं, जिसको नहीं मिला वो भी बैठ सकते हैं। उसमें देखा क्या जाता है कि जिनको पहले मिल चुका उनको छोड़कर जिनको नहीं मिला उनको प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद दिया जाता है सबको। इस तरह से होता है उसमें, ठीक है। ये हो गया राउंड ऑफ काउंसलिंग के ऊपर। तो हर साल लगभग 2-3 राउंड जाता ही जाता है, जिसमें समय लगता है। पहला राउंड का काउंसलिंग होगा, उसके बाद में अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा आप सभी के लिए। लिस्ट जारी होने के बाद में बहुत सारे बच्चे फिर एडमिशन्स के लिए जाएंगे, एडमिशन्स ओवर हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स जारी होगी, कितने सारे कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच में कितना सारा सीट खाली रह गया। फिर इसमें सेकेंड राउंड का नोटिस आएगा, फिर सेकेंड राउंड का नोटिस आएगा, फिर सेकेंड राउंड के लिए बच्चे काउंसलिंग करेंगे, फिर उनको अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। अब इसमें फिर थर्ड राउंड कब होगा, तो थर्ड राउंड का भी कंडीशन मैं समझा ही देता हूँ इसी वीडियो में, बस आप लोग लाइक कीजिएगा, हर एक बात को मैं खुलकर बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को एडमिशन्स हुआ, ठीक है, सेकेंड राउंड में वो बच्चा फिर से पार्टिसिपेट किया, फिर क्या हुआ, इसको अभी अच्छा कॉलेज मिल गया, तो अभी यहाँ से टीसी लेके फिर यहाँ नाम लिखवा लेगा। तो उस कंडीशन में भी ये सीट खाली रह गया ना, तो इसको बनने के लिए फिर क्या होगा, थर्ड राउंड होगा। तो राउंड ऑफ काउंसलिंग चलते रहता है, बट 3-4 के बाद जब वो पूरा भर जाएगा फिर काउंसलिंग नहीं होगा। बात कर लेते हैं कि झारखंड में कितनी सारी कॉलेजेस है। देखिए बहुत सारे लोग आपको आएंगे यूट्यूब में बताएंगे कि हम करवा देंगे कम से कम फी में, मेरे पास पढ़ लो, प्लेसमेंट्स होता है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट आपको सोचना क्या है कि प्राइवेट हो या फिर सरकारी या फिर पीपीपी मोड हो, जहाँ पर अच्छी शिक्षा होती हो, अच्छा रिजल्ट होता है और अच्छा प्लेसमेंट होता हो, अगर ये 3-4 चीज़ होता है और आप कंफर्ट हो उस पैसा को एफर्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल प्राइवेट में जा सकते हो। कोई भी प्राइवेट कॉलेज ख़राब नहीं होता, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो आईसीटी अप्रूवल है कि नहीं, और झारखंड सरकार द्वारा जेयूटी अप्रूवल है कि नहीं। इस चीज़ को देख के ही आप एडमिशन प्राइवेट में लीजिएगा। बाद बाकी झारखंड में मुझे लगता है कि अधिकतर कॉलेज आपका जेयूटी और आईसीटी से अप्रूव ही चलता है। बहुत सारे कॉलेज के प्रिंसिपल लोग से डायरेक्टली हम लोग का भी बात होता है, कुछ बच्चों को हम लोग भी भेजते हैं जहाँ कॉलेज को लगता है कि अच्छा कॉलेज है, बच्चा का रैंक बहुत ख़राब है, उसको पढ़ना है, उसको पैसा है, तो उसको उसमें नाम लिखवा देते हैं। ये हो गया कॉलेजेस के बारे में। लगभग गवर्नमेंट कॉलेज जब भी मैं बात करूँगा जीपी मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहाँ पे लड़का लड़की दोनों पढ़ सकता है। दो संख्या 13 संख्या कॉलेज झारखंड में। कहाँ कहाँ है भाई, तो भागा में है, उसके बाद में साहेबगंज में है, दुमका में है, निरसा में है, धनबाद में है, जगन्नाथपुर में है, खरसावा में है, कोडरमा में है, लातेहार में है, रांची में है, सिमडेगा में है, खुटरी में है और आदित्यापुर में। ये मात्र 13 ही सरकारी कॉलेज झारखंड में हैं अभी तक।
बात कर लेते हैं GWP मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट्स वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो 4 है। कहाँ कहाँ है भाई, तो GWP दुमका में है, फिर घमरिया में है, फिर बालीडी बोकारो में है और रांची में है। इसमें केवल बहन छात्रा ही पढ़ सकती हैं। बात कर लेते हैं हम लोग PPP मोड कॉलेज, मतलब PPP मोड होता क्या, बहुत सारे बच्चे लगातार यही प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, आपको जो भी प्रश्न का उत्तर जानना होता है वीडियो मेरा आएगा, बट थोड़ा लेट से आएगा। कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो यूनिवर्सल होता है, मतलब 2022 में भी PPP मोड के बारे में जो समझाया वो 2023 के लिए भी वही चीज़ होगा। होता क्या कि सेमी गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार का बिल्डिंग, सरकार का स्ट्रक्चर, सरकार का अंदर सरकारी डिग्री, बस केवल पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे ना वो आपके होंगे प्राइवेट। ऐसे भी आप जानते हो कि अधिकतर सरकारी कॉलेजेस में भी आपको पारा शिक्षक ही मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से PPP मोड में क्या होता है कि सारा बिल्डिंग सरकारी होता है, उसके बाद में सारा जो होता है वहाँ पे उपलब्ध है आपका सुविधा पढ़ने के लिए, लैब लेबोरेटरी सब सरकारी होता है, बस केवल पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। डिग्री क्या होता है तो समझिएगा कि अगर आप CBSE के किसी DAV स्कूल में पढ़ रहे हो, फिर या CBSE के किसी आप DPS स्कूल में पढ़ रहे हो, CBSE बोर्ड से वो एफिलेटेड है, DPS और DAV में सिर्फ फर्क है, बाद बाकी आपको डिग्री दोनों को सेम मिल रहा है CBSE के दोबारा। उसी प्रकार से डिग्री आपको JUT देगा, चाहे आप सरकारी में पढ़िए, PPP मोड में पढ़िए, फिर प्राइवेट में पढ़िए, डिग्री आपको झारखंड यूनिवर्सिटी देने वाला है। तो PPP मोड को टोटल 8 कॉलेज, इसमें 2 तरह से एडमिशन्स होता है, एक होता है फ्री सीट, एक होता है पेमेंट सीट। अब होता है क्या पेमेंट, कि किसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल का झारखंड में डिप्लोमा का जो फ़ी है ऑल ओवर झारखंड में वो लगभग अप्रोक्सीमेटली किसी कॉलेज में 1.5 लाख रुपया होगा, किसी कॉलेज में 2 लाख रुपया होगा 3 साल का। इसी फीस को अगर PPP मोड में देखिएगा तो PPP मोड में भी 2 सीट होता है, एक होता है आपका पेमेंट सीट होता है P, एक होता है आपका फ्री सीट। पेमेंट में भी वही है कि किसी में 80,000 होगा 3 साल, किसी में 1.5 लाख होगा, किसी में 2 लाख होगा। बट वही ब्रांच में कुछ सीट ऐसी होती है जो फ्री होती है, मतलब जिसमें काउंसलिंग के थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है। काउंसलिंग के थ्रू बच्चे का एडमिशन पेमेंट में भी हो सकता है, बट फ्री में अगर होता है तो वही फ़ी आपके लिए लगभग 8 से 10 हज़ार सालाना पड़ता है। जो यहाँ पड़ता है आपका लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये सालाना, वही फ़ी आपको 8-10 हज़ार होगा। सेम क्लासरूम रहेगा, मतलब क्लासरूम में फ़र्क नहीं रहेगा कि आप फ्री वाले हो तो आपको कहीं और पढ़ाएगा, कोई और टीचर पढ़ाएगा, नहीं, एक ही क्लासरूम में जो 60 सीट्स होगी उस 60 सीट में क्या होगा कि लगभग 30 सीट या फिर 28 सीट या फिर 25 सीट में क्या होगा फ्री एडमिशन होगा। सब साथ में ही बैठेंगे, वहाँ फीस के बारे में बात नहीं होता है कि टेबल अलग रहेगा आपका अलग, नहीं, सब साथ में अपना एक ही बैच रहेगा, साथ में पढ़ेंगे। स्कूल आते हैं ना, पीछे बैठना आगे बैठना वो आपके ऊपर होता है, सबका साथ में एडमिशन होगा। टीचर सबके लिए कॉमन होंगे, बस इनका फ़ी जो काउंटर में जमा होगा वो 8 से 10 हज़ार रुपये जमा होगा फ्री वालों का, और बाद बाकी लोग का जो होगा जो सालाना फ़ी होता है 40 से 50 हज़ार रुपये वो आपका जमा होगा। तो फ्री वाला का भी सीट लिमिटेड होता है। कॉलेज कहाँ कहाँ है तो याद रखिएगा, जब भी आप सीट मैट्रिक्स को देखिएगा तभी समझ पाएगा कितनी सारी सीट्स है, क्योंकि कुछ नया कॉलेज भी इस बार ऐड होने वाला। 8 अभी PPP मोड चल रहा है ना, तो शायद हमको लगता है कि 5-6 कॉलेज और ऐड होने वाला है। ये 2-3 साल से बात चल रहा है, इस बार उम्मीद है कि हो ही जाएगा। अभी कहाँ कहाँ कॉलेज आपका है PPP मोड का, तो चांडिल में है, उसके बाद में गढ़वा में है, गोला में है, गुमला में है, बहरागोड़ा में है, मधुपुर में है, पाकुड़ में है और सिल्ली में है। यहाँ पे 8 कॉलेज आपको जो PPP मोड में चलता है, मतलब फ्री भी एडमिशन होगा, पेमेंट भी एडमिशन होगा। फ्री में कम फ़ी लगेगा और पेमेंट में अधिक फ़ी लगेगा। गवर्नमेंट का फ़ीस के बारे में बात कर लूँ अगर, तो लगभग आपका साल भर में खर्चा आता है 1800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक। ये आपका ट्यूशन फ़ी हुआ, मतलब ये केवल आपको पढ़ाने का पैसा लिया जाएगा। ये हो गया आपको गवर्नमेंट, चाहे वो GP हो या फिर GWP हो, इसका फ़ी इतना ही लगता है। 1800 किसी बच्चे का लगता है जिसका SC ST होता है, 2500 जाता है जो बच्चा होते हैं जनरल में। PPP मोड का फ़ी कहाँ तक जाता है, तो PPP मोड का फ्री सीट में जाता है आपका 8 से 10 हज़ार रुपये सालाना, और पेमेंट में जाता है आपका 40 से लेके 50 हज़ार तक सालाना। ये आपका हो गया। प्राइवेट का मैं बात नहीं करने वाला हूँ, प्राइवेट में क्या फ़ीस लगता है वो डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। ये हो गया आपका फ़ी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी आपका सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम लेगा, सेमेस्टर का एग्ज़ाम फ़ी जो लेगा वो सभी एग्ज़ाम फ़ी सभी बच्चों के लिए कॉमन होगा, चाहे वो सरकारी में पढ़ते हो या फिर PPP मोड में या फिर प्राइवेट में। अगर 1000 रुपये लग रहा है एग्ज़ाम फ़ी एक सेमेस्टर का, तो सबके लिए कॉमन रहेगा। इसके अलावा एडमिशन का जो फ़ी होता है वो लगता नहीं किसी कॉलेज में, बल्कि वही आपका सालाना का वाला फ़ी लगता है। ये हो गया थोड़ा फ़ी के बारे में। देखिए काउंसलिंग से बात स्टार्ट की और बात कहाँ तक चली गई, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम चाहते तो हर एक पार्ट पे लाते वीडियो, बट हम खुद ही अभी वर्तमान में ECL ज्वाइन किए, PDPT ट्रेनिंग, मेरे पास टाइम नहीं होता, बट हम आपके लिए समय निकाले क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट करना मीन्स लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्तों तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है।
अब हम लोग आ जाते हैं काउंसलिंग के ऊपर। तो काउंसलिंग क्या होता है कि रियलिटी में लगभग 4000 सीट है झारखंड में, जिसमें आपका जीपी का बात कर लूँ ऐड, जीडब्ल्यूपी और आपका पीपीपी मोड का सेमी गवर्नमेंट, इतने कॉलेज को मिलाने के बाद केवल 4000 सीट ही निकल कर सामने आता है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स है, बहुत सारी झारखंड में प्राइवेट कॉलेज चलती हैं, बट रियलिटी में इतना ही सीट्स होता है। अब आपका रैंक अगर 32,000 आया है, 28,000 आया है, 24,000 आया, तो चांसेस बहुत ही कम होता है कि आपको पीपीपी मोड भी मिल सके। उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स में क्या इस बार कुछ कॉलेज ऐड होते हैं कि नहीं। अगर कुछ कॉलेज ऐड होंगे तो 4000 का जगह फिर 6000 सीट हो जाएगा, तो कुछ रैंक और भी पीछे वाला एडमिशन आराम से हो सकता है। तो ये सब चीज़ सीट मैट्रिक्स के आने के बाद मालूम चलेगा। सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा, तो इसी वीक में नोटिस आएगा। पहले तो काउंसलिंग का नोटिस आता है और उस नोटिस में ही लिखा हुआ रहता है कि सीट मैट्रिक्स कब तक आएगा। तो सीट मैट्रिक्स का नोटिस जब आएगा तो आप सभी को हम शेयर कर देंगे, समझा देंगे, बता देंगे क्या नोटिस में लिखा हुआ, क्योंकि एक गलती कीजिएगा हड़बड़ा कर, बाद में पछतावा आपको ही होगा। हम लोग देखते हैं 2022 का स्टेटस। 2022 का स्टेटस देखते हैं कि भाई उसमें कितने बच्चों लोग को एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट वाले में 10,000 तक रैंक का एडमिशन हुआ, सेकंड वाला में नहीं होगा। सेकंड वाले में 20,000 तक रैंक का बच्चा कभी एडमिशन होता है। और अगर आपके पास 2-3 कैटेगरी होगा, एससी से होंगे, एसटी से होंगे, तो उस चांसेस में अगर आपसे पहले रैंक वाला बच्चा उस कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, या फिर उसको नहीं भरा होगा, या फिर उसको स्टार्टिंग में नहीं भरा होगा और आपने स्टार्टिंग में भरा, तो आधी रैंक होने के बावजूद आपको वो कॉलेज में वो सीट मिल जाएगा। बट ये किसी को मालूम नहीं होता है कि भाई मेरा रैंक के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल सकता है। अगर ये जान जाइएगा तो आप भी प्रोफेशनल बन जाइएगा। लगातार 4-5 सालों से हम काम कर रहे हैं, बच्चों को काउंसलिंग हम करते हैं। पेड काउंसलिंग होता है जिसमें बच्चे पैसा देते हैं, उनका काउंसलिंग मैं कर देता हूँ। जो भी जिस भी आपका काउंसलिंग का फ़ी लेगा, उसके अलावा जो मैं खुद का फ़ी लेता हूँ वो मैं आपसे लूँगा, जो मात्र 100-200 रुपये के बीच में होता है। साइबर कैफे जाइएगा तो वहाँ आपको उतना लग ही जाएगा, और उनके पास आइडिया नहीं होता कि कौन सा रैंक में क्या मिल सकता है। बट हाँ, हमें मालूम होता है, हम इस फील्ड में एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि मुझे मालूम है कि 4000 रैंक में आराम से उसको जीपी सिमडेगा में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो उसको हम स्टार्टिंग में भरेंगे, फिर बाकी चीज़ भी भरेंगे, मैक्सिमम प्रीफरेंस भरेंगे। बट हाँ, ये कन्फर्म है कि उसको सिमडेगा में इलेक्ट्रिकल मिल ही जाएगा। अब इसका रैंक आया है 3000, उस जगह सिमडेगा में तो हमको इलेक्ट्रिकल मिल ही जाएगा, जब 4000 को मिल सकता है, उसको लास्ट में भरेंगे। उस कंडीशन में तो कुछ नहीं मिलता है, ये चीज़ भी होता है। ठीक ना, चलिए हम लोग दिखाते हैं 2022 के बारे में कि वहाँ क्या स्टेटस रहा, उसी अकॉर्डिंग 2023 आप समझ सकते हो। अगर इस बार कॉलेज का एडिशन होता है तो अधिक रैंक वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इधर उधर छितरा जाएंगे, उस कंडीशन में अधिक रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन हो सकता है। काउंसलिंग आपको बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल मत देखिए कि कितना रैंक है मेरा, क्या हो गया। काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिए, बाकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपके काउंसलिंग के भरने पर डिपेंड करता है, उससे पीछे मत घसकिएगा। ठीक है, मैं आप सबको दिखा देता हूँ ओवरव्यू, ठीक है ना, कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ये सीट मैट्रिक्स सेकंड राउंड का, इसलिए आप इधर ध्यान मत दीजिएगा, बस केवल कॉलेज देखिए और ब्रांच देखिए कि कौन सा कॉलेज में कितना ब्रांच है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा में आपका 3 तरह का ब्रांच है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। निरसा में क्या है, सिविल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है। साहिबगंज में क्या है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब 4 तरह का ब्रांचेस है। धनबाद में क्या है, सिविल भी है, CSE भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल मेटलर्जी भी है। दुमका में सिविल है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। फिर बात कर लेते हैं जगन्नाथपुर में आपका सिविल है, CSE है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। खरसावा में क्या, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब किसी किसी कॉलेज में 4-5 ब्रांचेस भी है, किसी किसी कॉलेज में केवल 3 ब्रांचेस भी हैं। तो ये मतलब का बहुत सारा सीट है, बहुत कम सीट होता है। रियलिटी है कि 4000 ही सीट होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा में क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। ECE एक अलग ब्रांच होता है, इसमें होता है ना, एक सुन रहे होंगे आप अभी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपका ब्रांच का नाम है EEE, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, ये आपका है ब्रांच, इसको EEE कहा जाता है। एक आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसको बोलता है ECE, मतलब ये बेसिकली पूरा बिलोंग करता है आपका CSE से, CS से। ठीक है, आपके बाद में कोडरमा में क्या है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स माइनिंग है। लातेहार में क्या है, सिविल है, CSE है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। रांची में क्या है, तो सिविल है, CSE है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। सिमडेगा में क्या है, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है। उसके बाद में एक कोर्स होता है टूल एंड डाई करके, वो आपको 2 जगह है, दुमका और रांची में, ये भी सरकारी कॉलेज होता है। फिर बात करते हैं बहन लोग के बारे में, तो GWP दुमका में क्या है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। घमरिया में क्या है, आर्किटेक्ट्स वाला भी ब्रांच है, इसमें आप होता है लकड़ी का पढ़ाई होता है, लकड़ी काट के इस तरह डिज़ाइन बनता है, वो वाला भी है आर्किटेक्ट्स। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल है। बोकारो पॉलिटेक्निक में क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है।
फिर खुटरी में क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलग चीज़ होता है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अलग चीज़ है। दो ब्रांच में 3 ब्रांच टोटल आपका खुटरी में है। आदित्यपुर में क्या है, तो CSC इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल मेटलर्जी है। फिर बात करते हैं रांची का DWP में क्या है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सभी इतने सारे सरकारी कॉलेज क्या जाता है, प्राइवेट आ जाता है। फिर आपका यहाँ नीचे में क्या है, तो आपको देखिएगा तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है चांडिल से, चांडिल पॉलिटेक्निक से PPP मोड, ये सब आपका हो गया। ये सब जो लिस्ट है बेसिकली 2023 में भी जारी किया जाएगा। अभी समझाने का व्यू मेरा केवल यही था कि कौन सा सरकारी कॉलेज में कितने से ब्रांच है। टोटल आपको 13 को सरकारी कॉलेज है, 4 को आपका बहन कॉलेज, मतलब टोटल 17 कॉलेज आपका हो गया। सभी चीज़ डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग के फिल करने में, मतलब काउंसलिंग आप किस तरह से फिल कर रहे हो। अगर किसी बच्चा का 10,000 रैंक है तो हो सकता है कि 10,000 रैंक में उसको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, बट उसको मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा। अगर वो कब किस कंडीशन मिलेगा, तो 10,000 रैंक में जो कॉलेज नॉन डिमांडेबल है, जैसे कि GP खरसावां, GP साहेबगंज, वो साइड के बच्चे लोग उसको जल्दी भरते नहीं हैं। अगर 10,000 का इसका रैंक आएगा, वो बच्चा स्टार्टिंग में ही साहेबगंज, सिमडेगा, खरसावां भर देगा, तो उसको वहाँ आराम से EC CSC मिल जाएगा, अगर उसके पास कैटेगरी रैंक होगा तो रैंक अकॉर्डिंगली आपको भरना पड़ता है, और भरने से ही काउंसलिंग होता है। 2-4 प्रीफ्रेंस भरिएगा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम प्रीफ्रेंस भरना है। तो जिनको भी काउंसलिंग का आइडिया बिल्कुल नहीं है, तो या तो आप खुद से आइडिया लीजिए और कीजिए, या तो फिर अपने सीनियर से पूछिए। बस साइबर कैफ़े के विश्वासी पे या फिर खुद से बिना जानकारी का मत भरिएगा, क्योंकि एक बार लॉक कर दीजिएगा फिर डायरेक्टली अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा, फिर उसमें आपका नाम नहीं दिखेगा, तो फिर आपको उस दिन सैडनेस और आपको उस दिन गिल्ट फील होगा कि हम क्यों नहीं बात मान लिए थे कुंदन भैया का। ये आपका हो गया अलॉटमेंट लिस्ट। इस तरह का लिस्ट जारी होता है, आप देख सकते हो, इस तरह का लिस्ट आपको जारी होता है कि किसको कहाँ क्या मिला, कितना रैंक में मिला। ये लिस्ट कॉमन जारी होगा, सबके लिए होगा, इसको आप देख सकते हो कि है। जैसे कि जिनका रैंक नंबर 1 में जिनका रैंक 2 था, मतलब रैंक 1 वाले बच्चे क्या 2022 में काउंसलिंग में ही नहीं बैठे हैं। जिसका रैंक 1 होगा, 32,000, 30,000, 40,000 बच्चे का रैंक में वो टॉप में है, वो जहाँ फिल करेगा उसको वहाँ मिलेगा वो ब्रांच, ठीक ना। बट वो क्या किया, इसका रैंक 1 था, वो उन्होंने काउंसलिंग किया ही नहीं, बस उनको केवल एग्ज़ाम देकर निकलना था। इनका CML रैंक 6 है, लिखा हुआ है। पहला लिस्ट में क्या है, 6 नंबर। इसको मिला GP धनबाद में CSC TFW कोटा से, तो कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, क्योंकि 60 सीट होता है एक ब्रांच में, एक कॉलेज में। GP खरसावां में क्या है, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, तो 60 सीट जनरल के लिए नहीं, ना ही OBC का, नहीं SC ST, उसमें भी 60 में बटा हुआ है। जिस तरह D2D का बटा हुआ है, उस तरह सबका लिए बटा हुआ रहता है। अगर आपको जाना है रिजर्वेशन चार्ट के बारे में, तो कल एक वीडियो में आया था D2D के बारे में, उसको देखिए समझिए, उसमें जिस तरह से बटा हुआ आरक्षण, उस प्रकार से आपका भी बटा हुआ रहता है। फिर अगर देखेंगे कि अंतिम बच्चा कितना रैंक वाले को सरकारी कॉलेज मिला, वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट बच्चा जो है ना, लास्ट बच्चा 2022 में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, उसका रैंक लगभग आया था 22,487, उसको मिला GP रांची में CSC ब्रांच ST कोटा से, मतलब लास्ट रैंक वाले बच्चे को भी मिल सकता है। इससे जिसका अधिक रैंक होगा, इसका 10,000 रैंक होगा, सॉरी इसका रैंक होगा 30,000, 40,000, उसको भी नहीं मिला, क्योंकि वो सही से काउंसलिंग नहीं किए होंगे। उसका देखिएगा 22,487 को मिला, इसके बीच में बहुत सारा गैप है। सेकंड में क्या है, लास्ट सेकंड में तो 22,473, फिर है 22,487, मतलब इसके बीच में लगभग 8-9 बच्चा उन लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि लोग काउंसलिंग सही से नहीं किया। बाकी तो इनको मिला, इसके बाद वाला को मिला, 74 को नहीं मिला, 75 को नहीं मिला, बट 87 को मिला, क्योंकि वो सही से काउंसलिंग किया था। उसको मालूम था कि हमको GP रांची के में CSC में ST कोटा में आराम से मिल जाएगा, इसलिए उसको भरा, उसको मिला। ये भी डिपेंड करता है काउंसलिंग किस तरह से बच्चा करता है, टोटली नंबर पे और काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। नंबर जो आने का था सो आ ही चुका, रिजल्ट आपका जो बनने का था सो बन ही चुका। काउंसलिंग सही से कीजिएगा, आराम से मिल जाएगा हर एक बात। कभी भी ये मत सोचिए कि आपका सीनियर क्या ब्रांच लिया, कौन कॉलेज सही है कि नहीं, सभी कॉलेज एक जैसा है, ये रियलिटी है। सभी जगह आपको सरकारी में पारा टीचर्स ही मिलेंगे पढ़ाने को। प्राइवेट कॉलेज का भी हाल वही है कि आपको केवल पढ़ाया जाएगा, प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा दिक्कत चलती है। सेमी गवर्नमेंट में क्या है कि कहीं कहीं अच्छा, कहीं कहीं बुरा है। तो रियलिटी है कि अगर आपको जानना है कि कहाँ रियलिटी अच्छा कहाँ बुरा, तो उस कॉलेज कैंपस में पहुँचिए, कैंपस को आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा वहाँ का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा, उसके बाद सोचिएगा वहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अन्यथा सीनियर के, जूनियर के, यहाँ वहाँ के चक्कर में रहिएगा, नाम सुनिए कॉलेज अच्छा है वहाँ एडमिशन लीजिएगा, बाद में पछतावा होगा। और ये ऐसा कोर्स है कि इसके पढ़ने के बाद में फिर आप दोबारा से, ऐसा नहीं कि आप कुछ और बोलिए, आपका गार्जियन कुछ और भी पढ़ा देगा आपको, फिर आपको जॉब लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा ब्रांच चुनिए, अच्छा कॉलेज चुनिए। और ये देखिए, अगर सरकारी नौकरी के चक्कर में हो
तो कोई भी कॉलेज से पढ़ के निकल सकते हो, उसके लिए कोई भी कॉलेज छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर प्राइवेट के चक्कर में कोई प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, उसलिए आपको फिर टॉप कॉलेज देखना पड़ेगा। साथ में क्या कि ब्रांच आपको मन चाह लेना है, जो ब्रांच आपको इंटरेस्ट है उसी ब्रांच को चुनिएगा। इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल ही चुनिएगा, भले 10 लोग मैकेनिकल का बड़ाई क्यों ना कर रहे हो, 10 लोग मैकेनिकल में अच्छा क्यों नहीं कर दिए हो। अच्छा, अगर आप इसको लीजिएगा, जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा उसमें अच्छा आप खुद कर जाइएगा। जैसे हमको माइनिंग में इंटरेस्ट है तो माइनिंग लेकर पढ़े, आज माइनिंग लेकर अपने कॉलेज में टॉप भी किए, यूनिवर्सिटी में मेरा 9th रैंक भी, और हम CL ज्वाइन करके पीटी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमको माइनिंग में इंटरेस्ट था। उसी जगह पर अगर हम किसी का बात सुन के इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चुनते, आज इस जगह पे हम नहीं होते। अपने मन का सुने, इसलिए अपने मन में अच्छा करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके बारे में जानकारी लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है, मेरे खुद का वीडियो उपलब्ध है। लिखिएगा ब्रांच नॉलेज बाय ननी एजुकेशन, देखने को मिल जाएगा कौन सा ब्रांच में क्या पढ़ के फ़ायदा है, क्या मिल सकता है नौकरी, किस तरह का जो प्रोफाइल होता है उसको देखिए, समझिए, बुझिए, दिमाग खोलिए, फिर ब्रांच को चुनिएगा। समय नहीं बचा है, काउंसलिंग का नोटिस बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में 1000 व्यूवर आएगा तो पार्ट 2 वीडियो आएगा, अन्यथा आपके लिए काम में रोक दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।